नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। स्पेक्ट्रम का सीरीज चल रहा है जिसमें कि आधुनिक भारत का इतिहास है। इसमें चैप्टर 3 है यूरोपियों का आगमन, जिसमें कि आज है पार्ट 4 और इस चैप्टर का अंतिम पार्ट ये है। इसमें कि बहुत बड़ा पार्ट था, बहुत बड़ा चैप्टर, जिसमें कि पार्ट बाई पार्ट में इसको लाना पड़ा था। तो चलिए, आज ये लास्ट है, इसको समाप्ति करेंगे हम लोग। और अगर आप लोग अभी तक हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए, जितने भी स्टेट पीसीएस सभी के लिए क्वेश्चंस और इसमें नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आप लोग के हिसाब से जो भी महत्वपूर्ण लगे आप लोग उसको दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर भी इस पे कराया जाता है, घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, आंसर राइटिंग वगैरह भी इसमें कराया जा रहा है। तो आप लोग जाइए और इसको देखिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर है अन्य यूरोपीय। तो अन्य यूरोपीय में आते हैं डेन्स। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन के संदर्भ में डेनमार्क के व्यापारियों डेन्स का उल्लेख करना भी जरूरी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। इसने 1620 में त्रैंकोवर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर एक कारखाना स्थापित किया। डेन्स अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। डेन्स ने कलकत्ता के नजदीक सेरामपुर में 1755 से मुख्य व्यापारिक बस्ती की स्थापना की और यह इनकी व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा। भारत में अपनी वाणिज्यिक अवस्थापनाओं जो कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रही, 1854 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को बेच दी गई। अब है आगे यूरोपीय व्यापार की संरचना और तरीके। जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत से व्यापार करना शुरू किया तो उनके सामने एक ही समस्या थी कि भारत से लाए गए सामान के बदले भारत को किस चीज की आपूर्ति की जाए। तो उन्हें वित्तीयन की समस्या और एशिया के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन की समस्या से जूझना पड़ा। उन्होंने 16वीं शताब्दी में दक्षिण अमेरिका की खानों से सोना और चांदी निकालकर यूरोप को समृद्ध किया और इसका उपयोग अनिच्छुक रूप से पूर्व से आयातित वस्तुओं को खरीदने में भी किया। यह दर्ज किया गया कि 1660 और 1699 के बीच पूरब को निर्यातित सोना और चांदी की मात्रा कुल निर्यात का 66% थी। 1680 से 1689 के मध्य यह प्रतिशत बढ़कर 1687 तक पहुंच गया। अंग्रेजों ने 1700 और 1750 के बीच 270 लाख रुपए की कीमत चांदी और 90 लाख की अन्य वस्तुएं भारत भेजी। लेकिन 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ स्थितियों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। 1760 और 1809 के बीच 140 लाख रुपए की मूल्य चांदी निर्यात की गई, जबकि अन्य वस्तुओं का निर्यात 485 लाख तक ही बढ़ गया। इसमें आगे आता है कि वाणिज्यवादी विश्वास के अनुसार बुलियन यानी सोना चांदी की ईंटें का निर्यात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एवं समृद्ध होने के लिए नुकसानदेह था। अतः इस दौरान यूरोपीय कंपनियां पूरब की वस्तुओं के बदले दूसरी चीजें देने का विकल्प ढूंढ रही थी। अंतर एशियाई व्यापार पर कब्जा करके उन्होंने इस समस्या का आंशिक समाधान खोजा। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कंपनियां एशिया से लाई गई वस्तुओं की यूरोप, अफ्रीका, अमेरिकी महाद्वीप और मध्य पूर्व के बाजारों में बिक्री से भारी मुनाफा कमाते थे। आरंभ से ही यूरोपीय बाजारों में मसालों की मांग अत्यधिक थी। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में काली मिर्च का व्यापार अपने उत्कर्ष पर था। हालांकि 17वीं शताब्दी का अंत होते होते व्यापार में दूसरी वस्तुओं का भी महत्व बढ़ा। इस बढ़ते हुए आयात से अंग्रेजी उत्पादक घबरा गए और उन्होंने भारतीय वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजनीतिक दबाव डाला। फ्रांसीसी और अंग्रेजों द्वारा साल्ट पीटर यानी सोरा, जिसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था, को भी तहाशा मांग की गई। अब आगे आता है, तो इसमें देखा जाता है कि भारत पर शासन करने के लिए तो बहुत सारी यूरोपीय कंपनियों ने आया, लेकिन इसमें अंग्रेज ही क्यों सफल हुए, उनकी क्या नीति थी, क्या रणनीति थी, और वो किस प्रकार अपनी व्यवस्था को समृद्ध बना रहे थे, अपनी मिलिट्री पुलिस शासन ये सब किस प्रकार से नियम बनाते थे और बाकी कंपनियां क्या नहीं कर पाई। तो इसके बारे में जानते हैं। तो अंग्रेज तो यहाँ पर सफल ये क्यों हुए। तो सभी यूरोपीय राष्ट्रों में जो नवीन समुद्री मार्ग की खोज के पश्चात भारत में व्यापारी के तौर पर आए थे, में से इंग्लैंड 18वीं शताब्दी के अंत तक सर्वाधिक शक्तिशाली एवं सफल राष्ट्र के रूप में उभरा। अन्य यूरोपीय शक्तियों पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस एवं डेनमार्क के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता सामान्यतः विश्व में और विशिष्ट रूप से भारत में के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक इसमें निम्न है। जैसे कि देखिए, इसमें व्यापारिक कंपनियों की संरचना एवं प्रकृति।
तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में विभिन्न प्रतिस्पर्धी कंपनियों को मिलाकर बनी। यह निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होती थी, जिसके सदस्य वार्षिक रूप से चुने जाते थे। कंपनी के शेयरधारकों का इस पर अत्यधिक प्रभाव था, क्योंकि शेयरों की खरीद के माध्यम से मतों को खरीदा एवं बेचा जा सकता था। फ्रांस एवं पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां व्यापक रूप से राज्य के स्वामित्वाधीन थीं और कई तरीकों से इनकी प्रकृति सामंतवादी भी थी। फ्रांसीसी कंपनी में इसे राजा के 60% से अधिक शेयर होते थे और राजा द्वारा शेयरधारकों में से 2 निदेशकों को मनोनीत किया जाता था, जो सरकार द्वारा नियुक्त 2 उच्चायुक्तों का निर्णय करते थे। शेयरधारक कंपनी की उन्नति एवं समृद्धि में बेहद कम रुचि लेते थे, क्योंकि सरकार शेयरधारकों को लाभांश प्रदान करने का वचन देती थी। शेयरधारकों की रुचि के अभाव में 1725 से 1765 के बीच शेयरधारकों की कोई बैठक नहीं हुई और साधारण तौर पर कंपनी को राज्य के एक विभाग के तौर पर प्रतिबंधित किया गया। आगे इसमें आता है अब नौसेना का सर्वोच्चता। ब्रिटेन की शाही नौसेना न केवल आकार में सबसे बड़ी थी, अपितु यह अपने समय की सबसे उन्नत नौसेना भी थी। स्पेन के अर्मडा और ट्रफलगर में फ्रांसीसियों पर मिली जीत ने यूरोपीय नौसेना शक्तियों में शाही नौसेना यानी रॉयल नेवी की सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया। भारत में भी ब्रिटेन नौसेना बेड़ों के तीव्र एवं सशक्त परिचालन के कारण पुर्तगाली एवं फ्रांसीसी नौसेना को पराजित करने में सफल रहा। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से दक्ष नौसेना के महत्व को समझा एवं सीखा तथा अपने जहाजी बेड़ों को प्रौद्योगिकी रूप से अपनाया था। अब इसमें आगे आता है औद्योगिक क्रांति कैसे हुआ था। इंग्लैंड में सूत कताई, भाप इंजन मशीन, करघा जैसी कई अन्य नवीन मशीनों की खोज के साथ ही 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। इन मशीनों ने कपड़ा, धातु कर्म, भाप शक्ति एवं कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में अत्यधिक सुधार किया। बाद में औद्योगिक क्रांति अन्य यूरोपीय राष्ट्रों तक पहुंच गई और इसने इंग्लैंड को अपना आधिपत्य नेतृत्व बनाए रखने में मदद किया। इसमें फिर आता है सैन्य कौशल एवं अनुशासन। तो ब्रिटेन के सिपाही अत्यधिक अनुशासित और सुप्रशिक्षित थे। ब्रिटिश कमांडर राजनीतिकार थे जो युद्ध क्षेत्र में नवीन तरीके अपनाते थे। प्रौद्योगिकी उन्नति ने सेना को और अधिक सुसज्जित किया। इन सब कारकों ने संयुक्त रूप से मिलकर छोटी सी अंग्रेजी सेना को बड़ी सेनाओं को पराजित करने में सक्षम बनाया। अब आता है अस्थायी सरकार। तो अस्थायी सरकार के बारे में देखते हैं। 1688 की गौरवमयी क्रांति के अपवाद सहित ब्रिटेन में दक्ष राजशाही राजतंत्र के साथ अस्थायी सरकार रही। फ्रांस जैसे अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में 1789 में हिंसक क्रांति हुई और उसके बाद नेपोलियन युद्ध हुआ। 1815 में नेपोलियन की पराजय ने फ्रांस की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इटली 1861 के उत्तरार्ध में एक राष्ट्र के तौर पर एकीकृत हुआ। 17वीं शताब्दी में डच एवं स्पेन 80 वर्ष तक युद्ध में संलग्न रहे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1800 में दिवालियापन से प्रभावित को अपने अधिकार क्षेत्र ब्रिटेन को बेचने और एशिया छोड़ने हेतु बाध्य होना पड़ा। अब आगे आता है धर्म के प्रति न्यून उत्साह। तो ब्रिटेन का स्पेन, पुर्तगाल एवं डच की अपेक्षाकृत ईसाइयत के प्रसार में कम रुझान था। इस प्रकार इसका शासन अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की तुलना में कहीं अधिक स्वीकार था। फिर आता है ऋण बाजार का उपयोग। तो ब्रिटेन की अन्य यूरोपीय शक्तियों की अपेक्षा सफलता प्राप्ति के पीछे युद्धों के वित्तीयन के लिए ऋण बाजार का उपयोग करना भी एक बड़ा कारण रहा। सरकारी ऋण पत्रों के पूंजी बाजार में इस वचन के साथ बेचने की फ्रांस एवं स्पेन जैसे प्रतिद्वंदी देशों को ब्रिटेन द्वारा पराजित करने पर अच्छा प्रतिफल प्रदान किया जाएगा के लिए विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। इस प्रकार ब्रिटेन अपने प्रतिद्वंदी की अपेक्षा सेना पर अधिक व्यय कर सका। ब्रिटेन की प्रतिद्वंदी फ्रांस अंग्रेजों द्वारा सेना पर व्यय से तालमेल नहीं बैठा सका। 1694 और 1812 के बीच प्रथम राजतंत्र के अंतर्गत और फिर क्रांतिकारी सरकारों के अधीन तथा अंत में नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में अपने अप्रचलित धन जुटाने के तरीकों से फ्रांस दिवालिया हो गया। तो इस प्रकार यह अंग्रेजों की सफलता का यह कारण था कि अंग्रेज सफल कैसे हुए, बाकी कैसे नहीं हो पाए थे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें आता है प्रमुख विचार। तो देखिए ये है डॉक्टर सतीश चंद्र। तो डॉक्टर सतीश चंद्र कर रहे थे 1498 में 3 जहाजों जिन्हें गुजराती पायलट अब्दुल मजीद द्वारा मार्गदर्शित किया गया के साथ वास्को डी गामा कालीकट पर उतरा।
जिसे विश्व इतिहास में सामान्य तौर पर एक नए युग का प्रारंभ समझा गया, विशेष रूप से एशिया और यूरोप के बीच संबंधों में। यद्यपि एशिया एवं यूरोप के प्राचीन समय से ही एक दूसरे से वाणिज्यिक संबंध थे, तथापि दोनों के मध्य प्रत्यक्ष समुद्री संबंधों की शुरुआत न केवल एक पुराने स्वप्न यानी ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार फोनेसियंस ने 6वीं शताब्दी बीसी में अफ्रीका का चक्कर लगाया था कि ये पूरा होने जैसा था, अपितु इसने दोनों के बीच व्यापार में भारी वृद्धि होने का पूर्व संकेत भी दिया। यह हालांकि पुर्तगालियों का एकमात्र उद्देश्य था। पुर्तगालियों के लिए भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खुलने से मुस्लिमों, अरब एवं तुर्की को बड़ा धक्का लगेगा, जो ईसाइयत के परंपरागत शत्रु थे, और तुर्की की बढ़ती सैन्य एवं नौसैनिक शक्ति के अंतर्गत यूरोप के लिए एक नया खतरा पैदा कर रहे थे। भारत के साथ प्रत्यक्ष समुद्री संपर्क पूर्वी वस्तुओं, विशेष रूप से मसालों के व्यापार पर अरबों एवं तुर्कों के एकाधिकार को विस्थापित कर दिया। वे स्पष्टतः अफ्रीका में अपने प्रसार से आशान्वित करते थे कि प्रियजान के साम्राज्य से संपर्क में सफल हो पाएंगे और मुस्लिमों पर दो तरफा हमला करने की स्थिति में होंगे। इस प्रकार वाणिज्यिक एवं धार्मिक उद्देश्यों ने एक दूसरे को समर्थन प्रदान किया और न्यायोचित ठहराया। तो ये इनका विचार था डॉक्टर सतीश चंद्र जी का। अब आते हैं अल्फांसो डिसूजा का। तो ये कहते हैं कि पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रूस पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया। अत्यधिक सोना देखकर उन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए उस मूर्ति को एक तरफ रख दिया और उसे एक हाथ से समेटने में अक्षम पुर्तगालियों ने अपनी तलवार को भी छोड़ दिया। उनके बाद आने वाली यूरोपीय शक्तियों ने उन्हें इस स्थिति में देखकर सुगमता से पराजित कर दिया। तो ये विचार थे अल्फांसो डिसूजा जी का। अब आते हैं आरसी मजूमदार, एसजी राय और के दत्ता जी का। तो ये कहते हैं अंग्रेजों के साथ डच की शत्रुता 17वीं शताब्दी के दौरान उस समय पुर्तगालियों की तुलना में अधिक थी। पूरब में डच की नीति दो प्रयोजनों, कैथोलिक स्पेन उनकी स्वतंत्रता का दुश्मन और उसके सहयोगी पुर्तगाल से प्रतिशोध लेना, और ईस्ट इंडीज में वाणिज्य पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से उपनिवेश स्थापित करना और बस्ती कायम करना से प्रभावित थी। उन्होंने पुर्तगालियों के निरंतर होते पतन द्वारा अपने प्रथम उद्देश्य को प्राप्त किया। अपने दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे अंग्रेजों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। इसमें एक जे.आर. सीले जी थे, तो उन्होंने कह रहे थे कि भारत में डुप्ले और क्लाइव के बीच संघर्ष, अर्काट की रक्षा और संधियां, जिन्होंने हमारे भारतीय साम्राज्य की नींव रखी, ये सभी घटनाएं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सर्वोच्चता के खतरनाक संघर्ष का हिस्सा थी। तो इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त होता है। तो इस प्रकार से आज ये चैप्टर समाप्त होता है, भारत में यूरोपियों का आगमन। काफी बड़ा चैप्टर था, इसलिए कई पार्ट में लाना पड़ा था, पार्ट 4 की जरूरत पड़ गई थी। तो चलिए, कैसे भी ये समाप्त हो गया है। आप लोग इसको पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए ताकि ये समझ में आए। ये आंसर राइटिंग वगैरह लिखने में बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें सूचनाएं दी गई हैं, इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नाम रहेगा ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति क्या थी। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को समाप्त करते हैं और हम लोग नेक्स्ट बहुत जल्दी इसका चैप्टर 4 लेकर आएंगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।